बच्चों, एनसीईआरटी रीडर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएसटी का जो शेष बच गया था चैप्टर 1 में जो लास्ट पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ते हैं। लास्ट में क्या बताए थे? समीर 1 और समीर 2, जो एक समीर था फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट समीर जो है वो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और सेकंड समीर जो है वो क्या करता है, काम वर्क करता है, चौराहे पे न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है। तो उसी में क्या उसी दोनों का अंतर बताना था समीर 1 और समीर 2 में। तो इसका अगला भाग में देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, लिख ले। अगले दिन क्या होता है फिर? वो अपना नाम बता चुका था फर्स्ट मीटिंग में जब मिले थे दोनों समीर आपस में मिला था। तो फर्स्ट मीटिंग में समीर फर्स्ट ने अपना नाम और माँ के बारे में कुछ बताया था, और वो माँ कहाँ रहती है इसके बारे में भी बताया था। ठीक है, उसके आगे होता है कि अगले दिन फिर वो चौराहे पर समीर फर्स्ट जो है वो फिर से अगला दिन चौराहे पर न्यूज़पेपर खरीदने के लिए जाता है समीर सेकंड से। तो क्या होता है, वो देखता है कि उस चौराहे पे वो समीर सेकंड जो है वो वहां पे नहीं दिखता है। समीर सेकंड उसको चौराहे पर नहीं था। उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। तो उस दिन के बाद उसके अगले दिन फिर उसी तरह से वो सेकंड समीर जो है वो फर्स्ट समीर को दोबारा नहीं मिला। तो फर्स्ट समीर क्या सोच रहा है कि उसे अब हिंदी या फिर इंग्लिश का अखबार न्यूज़पेपर कौन देगा। और ये जो कहानी है किस लेखक पे आधारित है? पोयली सेनगुप्त की कहानी द लाइट्स चेंट्स पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहां समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है वहीं समीर 2 को बोलना हिंदी बोलता है। वही फर्स्ट समीर जो है प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, तो उसे हिंदी और इंग्लिश भी अच्छे से बोलने के लिए आता है। लेकिन समीर सेकंड जो है, दूसरा समीर जो है वो जो चौराहे पर न्यूज़पेपर अखबार बेचता है, उसे सिर्फ हिंदी ही बोलना आता है क्योंकि उसने पढ़ाई अपना अच्छे से नहीं की है। ठीक है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों का हिंदी लैंग्वेज क्या है, सही है। तो इसीलिए वो दोनों हिंदी लैंग्वेज में बात कर पाते हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। बिना बात किए बिना वार्तालाप के कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट समीर को न्यूज़पेपर खरीदना था, उसका काम था, और सेकंड दूसरे समीर को न्यूज़पेपर बेचने का काम था। तो दोनों बिना आपस में बात किए काम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो सेकंड समीर उसके बाद मिला नहीं। तो उसी पे आगे बताया गया है, समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। दोनों की धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है? क्या है? समीर फर्स्ट हिंदू है और समीर सेकंड जो है वो मुस्लिम है, मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नता विविधता के पहलू हैं। अच्छा, अपनी विविध धार्मिक और संस्कृति पृष्ठभूमि के, तो यही अंतर बताना था। समीर 1 और समीर 2 में क्या बताना था? अंतर बताना था कि यही उसके जात पात में अंतर है। ये सब एक समीर 1 अच्छे से पढ़ाई करता है, समीर 2 पढ़ाई नहीं करता है, सामान बेचता है, न्यूज़पेपर बेचता है। और समीर 1 क्या है? हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, और समीर सेकंड मुसलमान है। आगे देखते हैं, उनका त्यौहार भी क्या है? दोनों का त्यौहार अलग अलग हो सकता है। समीर 1 का 2 का दोनों का क्या करना है? कौन कौन त्यौहार मनाते होंगे ये बताना है, समीर 1 और समीर 2 का। ठीक है, समीर 1 और समीर 2। चलिए इसके बाद क्या आगे दिया गया है? उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 ने अखबार बेचा था। समीर 2 को स्कूल जाने का कोई मौका नहीं मिला। संभवतः बहुत सारे ऐसे आपके आस पड़ोस में बच्चे दिखते होंगे जो क्या करते होंगे, स्कूल नहीं जाते होंगे, स्कूल नहीं जा पाते होंगे। उनका भोजन आहार क्या होगा? अलग अलग होगा। कपड़े फर्क दिखता होगा आपको।
जिसके बारे में हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा है। यह विविधता, यही क्या है? विविधता, अंतर, डिफरेंस बताते हैं। बल्कि गैर बराबरी का रूप भी है। गैर बराबरी का मतलब यह है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। इसलिए क्या है? दोनों में बहुत तरह के डिफरेंस है। किसमें? गरीबी और अमीरी में असमानता है, गैर बराबरी है, और साथ में जाति व्यवस्था भी क्या है? विभिन्न है, अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में बताना है कि समीर 2 क्यों नहीं स्कूल जाता था, इसके बारे में बताना है। इसके बाद और देखते हैं। इसके अलावा अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होगी और आप बस यही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता। इसके बारे में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म कुम्हार में होता है तो क्या वो जीवन भर कुम्हार ही बन सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं बन सकता है? आज के समय में ये नहीं है। अपना पेशा वो अपने मन मुताबिक स्वतंत्र है पेशा चुनने के लिए। पढ़ लिख कर वो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। इसलिए इस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता है। यही सब कारण है जिससे अंतर, समाज में डिफरेंस, विविधता पैदा हुआ। फिर ये सभी के जीवन में क्या है? व्याप्त है। जिससे समीर 1 और समीर 2 के जीवन में ये था, देखने के लिए मिलता है। जैसे कि किसी किसी अलग अलग घर में जाते हैं, मान लीजिए पर्व त्योहार में, दशहरा में या होली में, दीपावली में कई तरह के गेस्ट के घर जाते हैं या फिर गेस्ट आते हैं, तो अनुभव किए होंगे कि अलग अलग घरों में खाना जो है, 2-3 घर में अगर जाएंगे तो क्या देखेंगे? खाने में भी अंतर हम देख सकते हैं। खाना, उसके अलावे वस्त्र, पहनावा भी हम अलग अलग देख सकते हैं। अपने सुविधा के अनुसार खान पान, रहन सहन का भी अंतर हम देख सकते हैं आस पड़ोस में, समाज में, अगर पर्व त्योहार में देखेंगे तब। बाकी आस पड़ोस में आप देखते हैं, अनुभव किए होंगे कि इसमें भी क्या है? विभिन्नता है। इस पे क्या करना है? एक सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है। किस बारे में? भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में, स्टेट वाइज क्या करना है? लिस्ट बनाना है। कौन सा भोजन, जैसे इडली हो गया साउथ का, इस तरह से कौन कौन से राज्य में किस तरह के भोजन खाए जाते हैं, उनकी मातृभाषा के साथ ये इस लिस्ट में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आपको शायद तरह और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों में कहानियां भी क्या होती है? अलग अलग होती है। कहानी भी अलग अलग होते हैं। इसके साथ साथ अलग स्थानों पे जानवर में भी, कहानियों में भी हमें डिफरेंस, विविधता देखने को मिल सकती है। इसी तरह से दिया गया है आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, सहायक घटनाओं, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी बताने के लिए कहा गया है, बनाने के लिए। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते होंगे। जैसे कोई बच्चे जो है, आप सभी बच्चे ही हैं, तो कोई कहानियां पढ़ते होंगे तो उसके बारे में सोचते होंगे। तो वो सोचना ही क्या है? विचार करना। एक कहानी पढ़कर उससे और कहानी बनाने की हमें प्रेरणा देती है। जो नए नए विचार से अलग अलग बच्चों में अलग अलग बच्चे जो कहानी पढ़े हैं, उनके विचारों के अनुसार क्या हो सकती है? कहानी भी अलग अलग हो सकती है। जो कहानी पढ़े उस पर विचार किए, सोचे, तो वो भी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। जैसे क्लास में बच्चों का नाम, एक ही क्लास में सभी बच्चों का नाम एक नहीं होता है, अलग अलग होता है, अपवाद में कुछ सेम होते हैं। उसी तरह से जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, कहानीकार जो लेखक होते हैं वो भी अलग अलग स्रोत से, चीजों से लिखते हैं अपने विचारों से। किताबों, कुछ कहानियां काल्पनिक होती है,
मन के द्वारा बनाया गया होता है, कुछ वास्तविक रियल भी होती है, जो लेखक रियल घटनाओं से प्रेरित होकर उसे लिखते हैं कहानियां। ठीक है, आगे कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्हें कुछ लोग उसी तरह से, जैसे समाज में आस पड़ोस में दोस्ती होती है, उसी तरह से जंगलों में भी कुछ लोग रहते हैं, तो कुछ जानवरों से भी क्या हो जाती है, शाकाहारी जानवरों से, और बच्चे से जो मांसाहारी जानवर पाल लिए होते हैं उनसे भी दोस्ती होती है। जंगलों में जो लोग जानवर को पालते हैं तो जानवर से उनके क्या होती है, गहरी दोस्ती हो जाती है, और उसके ऊपर भी वो कहानियां लिखते हैं। कुछ अन्य लेखक क्या करते हैं, राजा रानियों के ऊपर भी कहानी लिखते हैं, और कुछ सम्मान के ऊपर, साहसिक लोग के ऊपर भी कुछ लेखक जो है कहानियां अपना लिखते हैं। साहसिक जो वीर सैनिक है या युद्ध होता है उसके ऊपर कहानियां लिखी होती है कि किस तरह से युद्ध में वो अपना शौर्य दिखाए। कुछ ने अपने बचपन की यादों को, और कुछ लेखक क्या करते हैं, अपने बचपन के याद को कहानी के रूप में लिखते हैं। स्कूल और दोस्ती के ऊपर भी कहानियां लिखी जाती है, स्कूल के समय में वो किस तरह से पढ़ाई किए, दोस्ती में अपने दोस्तों के बारे में भी लिखते हैं। जो कहानियां सुनते हैं वो यादों से निकालकर कुछ साहसिक या कुछ काल्पनिक, कुछ वास्तविक कहानियां लिखी गई होती है। फिर से क्या है, क्रियाकलाप है। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार है, मानना है कि आप एक ड्राइंग करते हैं, तो चित्रकार है, उसी के ऊपर क्या करना है कि लेखक जो है वो चित्र में लिखना है, चित्र में कि लेखक कहानी लिखते हुए एक चित्र बनाना है। इसमें चित्र में क्या बताया गया होगा, चित्र में यह दर्शाना है कि लेखक चित्र में कहानी लिख रहे हैं, उसी के ऊपर आपको चित्र बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों की ऐसी जगह पर रहना, देखते हैं, उन सभी कहानीकार या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल या सफेद। मतलब जो कहानी लिखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उनको सिर्फ वही स्थान पे रखा जाए जहाँ पे सिर्फ दो ही रंग के कलर के कपड़े पहने हुए लोग हों। कौन से, सिर्फ लाल और सफेद, लाल और उजला रंग का एक तरह का खाना खाते हों, और सभी लोग एक ही तरह का सेम हर टाइम, तीनों समय हर टाइम में एक ही खाना खाते हों, कपड़ा लाल सफेद हो और खाना में क्या हो, सिर्फ आलू खाते हों, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, और उनका पशु पक्षी पालना जो पालते हैं वो भी क्या हो, दो ही हो। कौन कौन से, एक हिरन और एक कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेलते हो, और इंडोर गेम में लूडो खेलते हो और मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे, ऐसी जगह रहकर ये कल्पना करना है कि कहानीकार जो है या कहानी सुनने वाला जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे सभी लोग दो तरह के लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह का सिर्फ आलू खाना में आलू ही खाते हो, और दो ही तरह के जानवर को पालते हो, और गेम में सिर्फ लूडो खेलते हो। तो उस तरह पे कल्पना कीजिए, उस तरह जगह पे, उस स्थान पे, उस तरह से कल्पना करना है कि लोग, जो लेखक है या सुनने वाले हैं, वो किस तरह की कहानी लिख पाएंगे। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। भारत में विभिन्नता, विविधता, हम सभी जानते हैं ये भारत क्या है, अनेक जाति धर्म समुदाय पर्व त्योहार मनाने वाला देश है, विविधता से भरा पूरा है। पूरा हमारा जो देश है भारत, ये क्या है, विविधताओं का देश है, विभिन्नता अंतर का देश है। हम विभिन्न भाषाएं, जिसमें भारत है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के खान पान है, अभी बताए हैं, लिस्ट बनाना था। भारत के प्रत्येक राज्य में किस तरह के भाषा और किस तरह के खान पान खाए जाते हैं, उसके ऊपर क्या करना था, लिस्ट बनाना था, तो वही दिया गया है। अलग अलग भाषा हैं, खाना खाते हैं, त्योहार मनाते हैं, और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम सब एक ही तरह के क्या हैं, एक ही प्रकार के हैं। जैसे कि इसमें क्या करना है,
इसको फिल करना है, भरना है। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और 3 तरीके लिखिए। मतलब कुछ बताया गया है, ऑप्शन दिया गया है। जिसे प्रार्थना, जो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में भक्ति गीत गाना, जो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं, तो उसमें भगवान के ऊपर गीत गाते हैं। तो बाकी ये दो, ये और ये क्या करना है, इसमें आपको लिखना है। फिर शादी दिया गया है, कोर्ट मैरिज के बारे में दिया गया है। फिर कपड़े किस तरह के पहनते हैं, जैसे मणिपुर में औरतें क्या पहनती है, फनेक। और अभिवादन, एक दूसरे को अभिवादन करना। झारखंड के आदिवासी क्या कहते हैं एक दूसरे को, जोहार, जिसे नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग। जिसे चावल पकाना हो गया, खाना किस तरह से, मीट और सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। ठीक है, तो ये विविधताएं आपको लिखना है इसमें। इसके बाद आगे देखते हैं। तो क्या पढ़े थे, भारत में विभिन्न प्रकार के लोग, भाषा, त्योहार, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं। तो वे लगभग एक अनुसार ही बताए गए, एक ही तरह के बताए गए हैं, जो केवल हमारे करने के तरीके सिर्फ क्या है, अलग है। धर्म एक ही जैसा है, लेकिन उसको उसको पूजने का तरीका सिर्फ अलग अलग है, करने का तरीका। खान पान एक ही जैसा है, बनाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो हम विविधताओं को कैसे समझें, क्या करना है, विविधता को समझना है। तो कैसे समझेंगे विविधता को, करीब 200-225 वर्ष पहले, 200 या 225 क्या हुआ, ये हो गया 200 से 225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज और बस, मतलब कंट्री क्या थी, देश विकास नहीं किया था, सभी आधुनिक युग नहीं था, सभी प्राचीन युग में जी रहे थे, कुछ भी नहीं था, न रेल थी, न हवाई जहाज या बस कार, कुछ भी नहीं थी। हमारा जीवन क्या था, समान था, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे पुराने समय में। तब भी लोग संसार में एक दूसरे को भाग कर यात्रा करते थे। मतलब तब उस समय यात्रा कैसे करते थे, तो एक दूसरे जानवरों के सहारे, या फिर मतलब उतना दूर जाकर यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ा या ऊंट पर बैठकर जाते थे, या पैदल चल के जाते थे। अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में, मतलब उस समय प्राचीन समय में जो यात्राएं होती थी, वो खेती करने के लिए, या नई जगहों पे बसने के लिए, या व्यापार के लिए वो यात्रा करते थे। नई जगह की तलाश में, शिकार की तलाश में, या बसने के लिए, या फिर व्यापार के लिए ही सिर्फ यात्रा करते थे, मनोरंजन के लिए यात्रा नहीं करते थे। इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसीलिए क्या करते थे, नए स्थान पर जब जाते थे तो उस जगह पे बहुत दिन रहते थे, ठहरते थे, जहां पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। प्राचीन समय में, अगर उस समय तो टेक्नोलॉजी था नहीं, तो अकाल पड़ जाने पर, अकाल मतलब भूखमरी आने पर क्या करते थे, उस भूखमरी आने पर भी लोग अपना स्थान बदलते थे, चेंज करते थे। नई जगह की तलाश में, उपजाऊ जमीन की तलाश में वो अलग अलग स्थानों पे जाते थे अकाल पड़ने पर। ये व्यापार के लिए जमीन या नई जगह की तलाश में। इसके अलावा सूखे और अकाल पड़ने पर भी वो क्या करते थे, अपना घर को छोड़कर नए जगह पे जाते थे, जहां पे उन्हें खाना मिल सके, जीवन जीने लायक खाना उन्हें मिल सके। या कुछ लोग युद्ध के समय भी क्या करते थे, युद्ध के समय हारने पर भी उनको अपना घर छोड़ना पड़ता था। तो ये हम सब विविधता को समझ रहे हैं, किसको समझ रहे हैं, भारत के विविधता को। 200 से 225 वर्ष पहले की बात है, लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे। बहुत अनेक कारण था, अकाल पड़ गया, युद्ध हो गया, तो लोग को वहां पे छोड़ के जाना पड़ता था, या फिर वहां पे भूमि उपजाऊ नहीं रही, या कुछ कई तरह के कारण होते थे जिन्हें
उनको अपना स्थान बदलना पड़ता था। लोग नई नई जगहों पे बसना शुरू करते थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे और वहां पे जाकर उन्हें विविधता देखने के लिए मिलता था। तो उसी को वो क्या करते थे, बसना शुरू करते थे। रहन सहन में थोड़ा बदलाव, मतलब जैसे अलग अलग एरिया पे जाते थे तो उसी एरिया के अनुसार वो लोग क्या करते थे, अपने आप को एडजस्ट करते थे और अपने जीवन में बदलाव लाकर वहां पे बसते थे, अपना लेते थे वो उसी जगह के। या फिर कुछ लोग भी वहां पे होते थे तो वहां पे जीवन जीने का तरीका बताते थे, तो उसको वो अपनाते थे और उसी के अनुकूल वो जीते थे। जैसे कि कुछ पुराने समय में दर्रों में, मतलब पहाड़ियों में रहते थे। इस तरह से उनकी भाषा, भोजन, मतलब स्थान परिवर्तन करने के अनुसार उनकी भाषा, भोजन, धर्म आदि में क्या हुई, मिश्रण हो गया, बदलाव आ गया। मतलब लोग स्थान बदल कर गए ना अलग जगह, तो अलग जगह जाने पर उनको अलग भाषा, संस्कृति, रहन सहन में बदलाव हुआ। उसी में क्या हो गया, मिश्रण हुआ। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहा, संस्कृति भी बदल गया आपस में। तो इसी मिली जुली संस्कृति इसी कारण से क्या हुआ, उभरा, स्थान परिवर्तन के कारण ही। अगर अलग अलग क्षेत्र में, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास हम देखें, पढ़ते ना इतिहास, विश्व का इतिहास, देश का, राज्य का इतिहास, तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास जो हम अगर देखें तो हम उसमें क्या देख सकते हैं, विभिन्नता को। इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जगह के अनुसार हमें जानने को मिलेगा, भाषा, संस्कृति में बदलाव और जीवन में भी, उनके जीवन में भी बदलाव थी। इस तरह से कई क्षेत्र में हमें विशिष्ट इतिहास के में हमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थिति में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, भौगोलिक स्थितियों के साथ ही उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बड़ा फर्क है। जैसे कि मान के चलिए कुछ लोग जो है वो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, सामान्य होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन वही वो पहाड़ के इलाके या फिर खुले मैदान में है तो वहां पे मौसम क्या होगा, डिफरेंस होगा, अंतर देखने को मिलेगा। जैसे पहाड़ी इलाका में है और कोई समुद्र के पास में बसा हुआ है तो हमें फर्क देखने को मिलेगा कई तरह से, मौसमी फर्क। और यही मौसम का फर्क क्या करेगा, उन दोनों लोगों के खान पान में बदलाव लाएगा और कपड़े जो पहनेंगे उसमें भी डिफरेंस लाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर है तो नॉर्मल वस्त्र पहनेंगे, अगर ठंडा या गर्म एरिया है तो उसके अनुसार, मौसम के अनुसार हमें उन लोगों के जीवन में कपड़ों और खान पान की आदतों में हमें विभिन्नता, फर्क, डिफरेंस देखने को मिलेगा और उनके काम करने का तरीका भी अलग होगा। जैसे शहरों में अक्सर लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। शहर के लोग ये नहीं समझ पाते हैं या नहीं जान पाते हैं कि उनका भौतिक जीवन किस तरह से चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, वातावरण का भी इस पे क्या है, प्रभाव है। जीवन में परिवर्तन जो है वो वातावरण से भी जुड़ा हुआ है, ये भी मौसमी वातावरण भी उसमें बदलाव लाता है। जैसे कि देख सकते हैं शहरों में लोग क्या करते हैं, मुश्किल से ही कोई फल या सब्जी उगाते होंगे। वे सिर्फ किस पे रहते हैं, खान पान के लिए। शहर में जो लोग निवास करते हैं वो प्रतिदिन भोजन के लिए, सब्जी के लिए बाजार पे निर्भर रहते हैं। मुश्किल से ही कहीं कहीं कोई लोग सब्जी या फिर कुछ फसल उगाते होंगे, वे लगभग बाजार पे ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग, आइए देखते हैं। भारत के एक लद्दाख, जैसे कि देखते हैं समुद्र के किनारे और पहाड़ी क्षेत्र में, तो एक लद्दाख और एक केरल। तो केरल जो है वो समुद्र के किनारे है साउथ में, और लद्दाख क्या है, हिमालय के पास में बसा हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं, उनके भौगोलिक वातावरण, विभिन्न तरह के जो अंतर है उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, सामाजिक
लद्दाख के बारे में दिया गया। ये एरिया क्या है? लद्दाख है। इसको देखते हैं। लद्दाख के ऊंची ऊंची पहाड़ियों को आप चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है? एक लगभग रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे उपजाऊ जमीन भी कम है, खेती लायक जमीन भी। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व हिस्से में है। जम्मू कश्मीर के ईस्ट में लद्दाख बसा हुआ है, जानते होंगे। पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है जम्मू कश्मीर के पूर्व में, और भारत के उत्तर में बसा हुआ लद्दाख ऊंचाई पे हिमालय के पास में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे रेगिस्तान है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है। यहाँ पे आबादी भी कम है और पहाड़ी इलाका है, और जमीन रेगिस्तानी होने के कारण, डेजर्ट एरिया होने के कारण यहाँ पे बहुत ही कम खेती होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश भी नहीं के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ का इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक ऊंचाई पर होने के कारण ये एरिया बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ और मिट्टी नहीं है, रेगिस्तान है, तो रेतीली जमीन पे पेड़ पौधे भी बहुत कम उगते हैं। पीने के लिए पानी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर रहते हैं, और जो पानी है ये भी अच्छे तरह से उपलब्ध नहीं है। लोगों को गर्मी के महीनों पे निर्भर रहना पड़ता है, जब बर्फ पिघलता है तब, या फिर आग जलाकर बर्फ को पिघलाकर फिर पानी का यूज करते हैं। और यहाँ के लोग खास किस्म की भेड़ को क्या करते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं, तो खेती तो होती नहीं है, ये भी भारत सरकार पे निर्भर है, करते हैं। भारत सरकार इनको पानी भोजन उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ के लोग जो एक तरह का पशु पालते हैं, भेड़ पालते हैं, पशु के रूप में भेड़ को पालते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पश्मीना ऊन मिलता है। एक प्रकार का, एक वैरायटी का क्या है, भेड़ है, जिससे क्या उपलब्ध होती है इन लोगों को, पश्मीना ऊन मिलता है, जो अच्छे क्वालिटी की होती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना जो ऊन होता है ये अच्छे क्वालिटी का होता है, इसी कारण से ये क्या है, कीमती है, कॉस्टली है, महंगा है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। मतलब लद्दाख में ये सिर्फ ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं, लेकिन बुनने का काम, शाल बनाने का काम जो होता है, कंबल बनाने का जो काम है, ये कहाँ पे होता है, कश्मीर में। क्योंकि कश्मीर के व्यापारी लद्दाख के लोगों से क्या करते हैं, उस ऊन को खरीदते हैं। कौन सा ऊन है, पश्मीना ऊन को। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, जिसे मतलब लद्दाख के लोग, और इसके अलावे ऊन के अलावे और दूध से बने हुई चीज, जैसे छेना हो गया, मांस हो गया, मक्खन, चीज, पनीर, इस तरह के चीजों पे निर्भर हैं, इसी से व्यापार करते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है, और यहाँ के जितने भी परिवार हैं वो सभी भेड़, गाय या याक पालते हैं। रेगिस्तान होने के कारण यह मतलब नहीं है कि यहाँ पे आने के लिए आकर्षित नहीं है। रेगिस्तानी एरिया होने के कारण अर्थ ये नहीं है कि ये आकर्षक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे घूमने लायक स्थान हैं, जैसे कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है। लद्दाख व्यापार के लिए एक सिल्क रूट यहीं से होकर जाता था प्राचीन समय में, अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, यहाँ पे घाटियाँ हैं बहुत सारी, जिससे गुजरकर मध्य एशिया के लोग, मध्य काफिले उस इलाके से में पहुंचते, जिससे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत के लोग यहीं से होकर व्यापार करते थे काफिला के साथ, जिसमें व्यापार में क्या क्या था, मसाले का, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा, और ये बौद्ध धर्म भी तिब्बत तक कैसे पहुंचा, इसी एरिया से। लद्दाख का जो इलाका है, घाटियां हैं, इसी से होकर बौद्ध धर्म नेपाल के
भारत आया, नेपाल से फिर लद्दाख से होते हुए तिब्बत तक गया, शायद चीन तक भी गया होगा। यहाँ पर लोग इस्लाम धर्म से परिचय करीब और आगे चलकर बौद्ध धर्म भी यही इसी रास्ते से फैला, और आगे चलकर जब मुसलमान शासक यहाँ पे भारत में हुआ तो 400 वर्ष पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के लोग इस्लाम धर्म से परिचय हुए और अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं लद्दाख में। मुस्लिम लोग भी अच्छी खासी जनसंख्या में वहाँ पे निवास करते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। यहाँ के पहाड़ी लोग गानों और कविताओं का मौखिक गान करते हैं, गाते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है, और तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, केसर सागा, जो लद्दाख में क्या है, वो ग्रंथ बहुत ही प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। केसर सागा जो है उसके कविताओं को, गान को मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग जो है लद्दाख में निवास करते हैं दोनों ही गाते हैं, और उसी के ऊपर नाटक भी खेलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, पश्मीना ऊन है जिसको लद्दाख के औरतें क्या कर रही है, बुन रही है। और दूसरा क्या था, नेक्स्ट था केरल। ये पहाड़ी एरिया जो रेगिस्तान है ये पढ़ चुके हैं। आगे है केरल, जो क्या है, समुद्र के किनारे एक बसा हुआ है राज्य है। केरल के ये भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ एक कोने में बसा हुआ एक राज्य है, और ये समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पे पोर्ट भी है, बंदरगाह है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। यह जो राज्य है केरल दक्षिण पश्चिम में भारत के कोने में निवास करता है। ये एक तरफ से एक तरफ से समुद्र से, पश्चिम तरफ से जो हो गया ये समुद्र से घिरा हुआ है, और बाकी तीन तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य है। और यहाँ का समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर सामान्य बहुत ही नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती है। इसी कारण से यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होने के कारण यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण में यहाँ पे किस तरह की खेती होती है, मसाले की, अधिकतर मसाले की खेती, स्पाइसेस की खेती यहाँ पे होती है। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यहाँ पे उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए क्या था, बहुत ही आकर्षक था। मसाले की खेती यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती है टेम्परेचर समान होने के कारण, इसीलिए ये व्यापार के लिए भी राज्य क्या है, बहुत ही प्रमुख था। और सबसे पहले वास्को डी गामा भी 1498 ईस्वी में यहीं पे आया था कालीकट में। सबसे पहले चलिए, सबसे पहले अरब देश के यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले व्यापार के लिए ये राज्य प्रमुख था, क्योंकि यहाँ पे अच्छे तरह के, अच्छे क्वालिटी की कॉफ़ी और मसाले यहाँ पे होता है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे अरब के लोग और यहूदी यहाँ पे केरल में आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पे आया था। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उसी को जाता है, किसको, संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पे आया और केरल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। अरब के कई व्यापारी यहाँ पे आकर बस गए, अरब से भी मुस्लिम लोग भी यहाँ पे बस गए आकर। इब्न बतूता जो 700 साल पहले यहाँ आया था, उसने यात्रा वृत्तांत, इब्न बतूता का जो पुस्तक है यात्रा वृत्तांत, उसमें यहाँ पे केरल के मुसलमानों के जीवन के बारे में लिखा है। मुसलमान समुदाय की यहाँ पे क्या थी, इज्जत थी। चलिए आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जाल, चीनी जाल यहाँ पे बिछाया गया, लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अरबी, यहूदी, संत थॉमस ईसाई के लिए, और मुस्लिम धर्म यहाँ पे इब्न बतूता जो मुस्लिम धर्म के बारे में लिखता है। इसके बाद वास्को डी गामा पानी के जहाज के रास्ते यहाँ पे 1498 ईस्वी में यहाँ पे
कालीकट में, यहाँ पे केरल में ही समुद्र के रास्ते यहाँ पे आया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग क्या हो गए, धर्म का पालन करते हैं। बहुत सारे के धर्म के लोग यहाँ पे आए व्यापार के उद्देश्य से, तो इसीलिए यहाँ पे अनेक तरह के धर्म विकसित हुए, जिसमें से यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म यहाँ पे शामिल है। लगभग ईसाई और मुस्लिम यहाँ पे ज्यादा है। आगे देखते हैं। इसके बाद चीन के व्यापारी भी, वास्को डी गामा के बाद चीन के व्यापारी भी केरल आया। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, चीनी जाल से मेल खाते हैं। मतलब चीनी के व्यापारियों का आने का यहाँ पे ये प्रभाव हुआ कि यहाँ पे जो मछली पकड़ने का तरीका है वो उसी तरह से के समान है जिस तरह से चीन में मछली पकड़ी जाती है, हूबहू एक जैसा ही है। चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं, चीनी मिट्टी का करते हैं। यहाँ पे तलने के लिए जो बर्तन का उपयोग होता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है, जो चीन के व्यापारियों के द्वारा लाया गया था, जो चीन की ओर इशारा करता है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, चीन से हुई होगी। और आगे केरल की जमीन क्या है, उपजाऊ है। केरल की जमीन वही समुद्र के किनारे है तो यहाँ का जमीन उपजाऊ है। वही लद्दाख का जमीन हिमालय पर पहाड़ के बगल में था, रेगिस्तानी जमीन था, तो वो उपजाऊ नहीं था। वहाँ के लोगों को जानवरों पे व्यापार के लिए, जीवन का भरण पोषण करने के लिए जानवरों पे निर्भर रहना पड़ता था। रेशम के लिए, रेशम पे, दूध पे, मांस पे और छाल पे। तो यहाँ का जो केरल का जलवायु है क्या है, खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसीलिए यहाँ पे मसालों का खेती बहुत अच्छे तरह से होता है। और यहाँ के लोग मछली, सब्जी और चावल खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग, केरल के लोग। तो केरल और लद्दाख के बारे में समझ चुके हैं। बाकी का क्लास आगे के क्लास में करेंगे, ठीक है।